नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्रिविद्या पाव में। दोस्तों, आज है 25 मई 2022 और 25 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना जो है अनिल बैजल का स्थान लेंगे। और दोस्तों, ये वर्तमान में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग या दोस्तों केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। 23 मई 1958 को जन्मे सक्सेना वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2015 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 3,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण में मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के लिए 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर बात दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये दोस्तों 25वें नंबर पे गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। महंगाई अपने सबसे बड़े स्तर पर है। अप्रैल थोक मूल्य सूचकांक 15.05% था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.8% है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 220 करोड़ रुपए। तो भारत में पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन 220 करोड़ रुपए में हुआ है। 220 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यमी जेवी स्वास्थ्य बीमा कंपनी की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेटीएम। तो पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यमी जेवी सामान्य बीमा कंपनी की घोषणा की है। यहाँ पर बात पेटीएम की हुई है, तो आइए पेटीएम के बारे में जानते हैं। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष अमित नायर। सीईओ विजय शेखर शर्मा। पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पीजीआईएल नामक एक संयुक्त उद्यम जेबीआई सामान्य बीमा कंपनी की घोषणा की है। पेटीएम ने 10 साल की अवधि के लिए पीजीआईएल में 950 करोड़ रुपए किस्तों में डालने और जेबी में 74% की
अप फ्रंट इक्विटी हिस्सेदारी रखने की योजना की घोषणा की है। निवेश के बाद पेटीएम जनरल इंश्योरेंस पेटीएम की सहायक कंपनी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 30 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए हाल ही में 30 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। तो दोस्तों डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष है डेविड माल्पस। एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। विश्व बैंक ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिखर धवन। पंजाब के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। यहाँ पर दोस्तों बात आईपीएल की हुई है, तो आईपीएल की स्थापना हुई थी 2007 में। आयोजन करता है दोस्तों बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। सचिव जय शाह। आईपीएल का पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया। वर्तमान में 15 संस्करण है इस टूर्नामेंट का। सबसे अधिक सफल टीम है मुंबई इंडियंस। इन्होंने 5 बार इस खिताब को जीता है। और इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स या दोस्तों सीएसके, इसने 4 बार जीता है। और सर्वाधिक रन बनाने वाले आईपीएल इतिहास में विराट कोहली हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने वालों में ड्वेन ब्रावो नंबर 1 पर हैं। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने 22 मई 2022 को पीबीकेएस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उनके बाद 577 और 576 चौकों के साथ क्रमशः डेविड वार्नर और विराट कोहली का स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या दोस्तों आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम की एक प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन एक व्यक्ति को आभा एड्रेस, यूजर नेम @abdm बनाने में सक्षम बनाती है और एक आसानी से याद रखने वाला उपयोगकर्ता बनाती है, जिसे 14 अंकों के आभा नंबर के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2022 के टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करुणानंदी। तो करुणानंदी को टाइम्स 2022 की सूची में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और प्रमुख कमिश्नरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया है। इस सूची में 6 श्रेणियों में बांटा गया है: आइकॉन, पायनियर्स, टाइटन्स और आर्टिस्ट और लीडर्स और इनोवेटर्स हैं। अडानी को टाइटन कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या दोस्तों ईआर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए आर वेंकट चलपति। तो ए आर वेंकट चलपति को
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या ईआल अवार्ड के लिए चुना गया है? ए आर वेंकट चलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए चुना गया है। वह एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। ईआल अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो सालाना किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों यहाँ पर बात हरियाणा की हुई है, तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, जिले 22, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10, साक्षरता दर 83.78%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं, क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, 21वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली हैं। प्रमुख नदियों में घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख झील में दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, बसई झील, भेमकुंड झील और बड़खल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा ने 22 मई को इम्फाल में फाइनल में हॉकी में झारखंड को 2-0 से हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मध्य प्रदेश हॉकी 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। 11 से 22 मई 2022 तक इम्फाल मणिपुर में आयोजित टूर्नामेंट में कुल 25 टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में 2 सप्ताहों से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ज्योति याराजी। तो ज्योति याराजी ने मई 2022 में 2 सप्ताह से भी कम के समय में दूसरी बार महिलाओं के 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्योति याराजी ने 2 सप्ताहों से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और ब्रिटेन में लोगबोरो इंटरनेशनल एथलेटिक मीट में प्रतियोगिता जीती। 23 मई को आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय ने 13.11 सेकंड में दौड़कर अपने पहले 13.23 के रिकॉर्ड के 72 बनाया, जो 10 मई को लिमासोल में साइप्रस इंटरनेशनल मीट के दौरान बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो दोस्तों ओएनजीसी भारत की भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यहाँ पर बात दोस्तों ओएनजीसी की हुई है, तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन और एमडी है अलका मित्तल। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन E&P कंपनी बन गई है। गैस का कारोबार ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से हैं। ओएनजीसी द्वारा गैस एक्सचेंज के माध्यम से बेची जाने वाली मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया। दोस्तों जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य महासभा के
75वें सत्र को मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है WHA की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चेयरपर्सन है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 मई को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने टीकों और दवाओं तक समान पहुंच को सक्षम करने के लिए एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य महासभा WHA वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अपने 194 सदस्य राज्यों द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के मंत्रिमंडल ने भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। सबसे बड़ा शहर कोलंबो। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। क्षेत्रफल है 65,610 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व का 120वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग को मंजूरी दे दी है। यह द्वीप राष्ट्र में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए हैं। श्रीलंका को पहले ही भारतीय एक्जिम बैंक से $500 मिलियन और तेल खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने $200 मिलियन प्राप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मास्यूटिकल और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैमसंग। तो दोस्तों सैमसंग कंपनी सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मास्यूटिकल और अन्य पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों सैमसंग की, तो सैमसंग की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 में। संस्थापक है ली ब्यूंग चुल। हेडक्वार्टर है सियोल, दक्षिण कोरिया में। चेयरमैन है ली ब्यूंग चिंग। सैमसंग ग्रुप अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मास्यूटिकल और अन्य अगली पीढ़ियों की प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा। निवेश का 80% दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। इस घोषणा में अगस्त 2021 में किए गए 240 ट्रिलियन वॉन की निवेश संकल्प में शामिल है। सैमसंग ने घोषणा की है कि भविष्य के विकास इंजन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी को शामिल नहीं किया गया है। आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 54वां। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है WEF की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। CEO है क्लॉस एम श्वाब। विश्व आर्थिक मंच WEF का ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 117 देश शामिल हैं। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर हैं। भारत 4.2 के स्कोर के साथ 54वें स्थान पर है, जो कि 2019 की तुलना में 8 स्थान नीचे हैं। डेटा से पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष स्कोरर हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।